गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। जैसा पिछली कक्षा से ही हम अध्ययन करते आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, उसमें 3 चरणों में हमने सबसे पहले उदारवादी चरण को देखा, उसकी विचारधारा को देखा। दूसरा जो अपना काल रहा था ये उग्रवादी विचारधारा का रहा था। उसमें अपन ने देखा कि क्यों उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ था, कौन कौन से उसमें नेता थे, वो कारणों को अपन ने देखा था। और फिर उग्रवादी विचारधारा की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत को करते हुए मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि इस आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। इसमें जो अपना पहला चरण था वो उदारवादी विचारधारा का था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक का माना जाता है। दूसरा जो चरण अपन ने देखा था वो उग्रवादी विचारधारा का था, और इसका जो चरण है वो 1906 से लेकर 1919 तक का माना। तीसरा जो चरण है इसका, उसके बारे में अपन आज से अध्ययन करते हैं। और ये जो काल है तीसरा वाला, इसे गांधीवादी युग विचारधारा के रूप में देखा जाता है। गांधीयन पीरियड है उसका अपन अध्ययन करेंगे, और जब हम गांधीयन पीरियड का अध्ययन करेंगे तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह और गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन, को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। जो सत्याग्रह है उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया। दूसरा वाला जो गांधी जी का सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह। और तीसरा वाला जो उनका चरण आता है वो आता है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। इसके बाद में जो गांधी जी हैं उनका भारतीय राजनीति में प्रवेश हो जाता है। और जब हम गांधी जी के आंदोलनों की बात करते हैं तो 3 आंदोलन उनके प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। सबसे पहला उन्होंने असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। दूसरा वाला जो गांधी जी का आंदोलन आता है वो आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा वाला जो गांधी जी का आंदोलन आता है वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन।
असहयोग आंदोलन है, इसे हम जो सन है उसके रूप में देखते हैं तो असहयोग आंदोलन है उसका काल 1920 से लेकर 1922 तक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो काल है वो 1930 से लेकर 1932 तक का है। और भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीनों ही आंदोलन हैं उनके जो सन है उनको देखते हैं। और ये जो सत्याग्रह हैं इनके सन की हम बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी ने 1917 में किया था, और अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह ये गांधी जी का 1918 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ था। इस प्रकार से हम गांधी जी के सत्याग्रह और आंदोलन हैं उनको प्रमुखतः देखते हैं। तब हम यहाँ प्रारंभ करते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि गांधीवादी विचारधारा क्या थी और गांधी जी ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाया। देखिए, मैं आपको प्रारंभ से ही ये बता रहा था कि हम राष्ट्रीय आंदोलन को एक विशाल भवन के रूप में देखते हैं। तो उस इमारत को बनाने में उदारवादियों का भी, उग्रवादियों का भी और गांधीवादी विचारधारा या गांधी जी हैं उनका पूरा योगदान रहा था। तब जाकर वो राष्ट्रीय आंदोलन रूपी विशाल भवन है वो हमारे भारत में तैयार हो पाया और हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाए। जहाँ मैं आपको ये भी बता रहा था, उदारवादी आंदोलन है या विचारधारा है, इसने उस भवन की नींव का काम किया था। उग्रवादी विचारधारा है उसने दीवार बनाने का काम किया, और अब जो आंदोलन रूपी भवन है उसमें छत डालने का कार्य गांधी जी ने किया था, गांधीवादी विचारधारा ने किया। तो तीनों का ही अपना योगदान था। यहाँ हम गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में प्रवेश है उसको हम देखते हैं और किस प्रकार से गांधी जी ने कांग्रेस से अलग रहते हुए सबसे पहले हमारे भारत में सत्याग्रह पद्धति चलाई और फिर वो सत्याग्रह पद्धति के माध्यम से आगे निकलकर उन्होंने आंदोलन की नींव रखी और फिर एकाएक उन्होंने हमारे भारत में इस प्रकार के जो आंदोलन हैं उनको चलाया। 1893 में बैरिस्टर की शिक्षा पास करने के बाद में गांधी जी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी ने उस कंपनी के वकील के तौर पर तो वहाँ कार्य किया, लेकिन गांधी जी ने ये देखा कि साउथ अफ्रीका की गोरी सरकार है वो वहाँ पर रंग भेद करती है, काले गोरों का भेद करती है। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के लिए सत्याग्रह की पद्धति को अपनाया। यहाँ गांधी जैसे व्यक्तित्व को हम लेते हैं तो गांधी जी के ऊपर बहुत सारे विद्वानों, विचारकों, चिंतकों, लेखकों, परिस्थितियों आदि का प्रभाव पड़ा और उन विद्वानों में हम लियो टॉलस्टॉय को देखते हैं, थोरू को देखते हैं। ये ऐसे विद्वान थे
जिन्होंने विभिन्न देशों में अपने अपने स्तर से मूवमेंट को चलाया था। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह की पद्धति है वो उन विद्वानों से ही अपनाई थी, और उस सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग है वो उन्होंने साउथ अफ्रीका की गोरी सरकार के सामने किया था, और उस नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह में गांधी जी को महाविजय प्राप्त हुई। तो गांधी जी की पहली जीत सत्याग्रह की साउथ अफ्रीका में हो गई थी, और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग है वो साउथ अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध किया। गांधी जी एशियाटिक पंजीकरण कानून को लेकर, नस्लीय भेदभाव को लेकर, मुंडन कर को लेकर आदि प्रकार का सत्याग्रह चला रहे थे, और एक सत्याग्रह में उनको विजय भी मिल रही थी। गांधी जी ने सत्याग्रह की पद्धति के माध्यम से विजय प्राप्त की, और जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से पुनः भारत आ गए। जैसे ही गांधी जी का भारत आगमन हुआ, उससे पहले ही गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की, और जो उनकी 7वीं यात्रा 1912 में हुई थी, वो जब इंग्लैंड की यात्रा करके वापस भारत लौट रहे थे तो साउथ अफ्रीका होकर आए थे। और साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी हैं, उन्होंने जब इस प्रकार की सत्याग्रह की पद्धति को अपनाकर वो निरंतर जीत हासिल कर रहे थे, तो गोखले ने ही उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उनको आकर बताया कि गांधी जी भी एक ऐसे भारतीय हैं जो गोरी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह से जीत साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं। तो कांग्रेस है वो 1912 से ही गांधी जी से अच्छी तरीके से परिचित हो गई थी। उनमें विशेषकर उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस में आ गई थी, और नेहरू जी ने कभी गांधी जी को नहीं देखा था। नेहरू जी की भी ये उत्कंठा थी कि कभी मैं गांधी जी से मिलूं, कि वो साउथ अफ्रीका की सरकार को झुका सकते हैं। जब जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ, तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें और कांग्रेस के तत्वाधान में आप राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाएं। गांधी जी ने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण नहीं किया कि मैं सबसे पहले कांग्रेस संगठन को समझूंगा कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी पद्धतियां क्या हैं, और मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करना चाहिए तो मैं कांग्रेस की सदस्यता को सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। गांधी जी 2 वर्ष तक कांग्रेस और साथ में ही ब्रिटिश शासन हुकूमत जो हमारे भारत में शासन कर रही थी उसे देख रहे थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और ब्रिटेन ने बगैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की सलाह के भारत को भी युद्ध में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भारत क्यों युद्ध में शामिल हो,
भारत किसी का दुश्मन नहीं है और ना भारत किसी से घृणा करता है। अगर इंग्लैंड युद्धरत रहना चाहता है तो वो रहे, लेकिन भारत को उसमें सम्मिलित न करे। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी और हुकूमत का ये कहना था कि कांग्रेस और भारत का हमें सहयोग चाहिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, नैतिकतावादी थे, मानवतावादी थे और वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत को उस समय विपरीत परिस्थिति में चुनौती नहीं देना चाह रहे थे। गांधी जी की ये सोच कि हम इस समय ब्रिटिश शासन का सहयोग करें, क्या पता इस सहयोग के बाद ब्रिटिश शासन है वो भारत को आज़ादी प्रदान कर दे। इसी को लेकर गांधी जी हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासन का सहयोग करने का निर्णय लिया कि हम हुकूमत का सहयोग करेंगे। और जब गांधी जी ने ऐसा किया तो ब्रिटिश शासन ने बदले में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा। कुछ युद्ध के दौरान ही हुकूमत भारतीयों के साथ में ऐसा व्यवहार भी कर रहा था जो गांधी जी को स्वीकार नहीं हुआ था। और ये जो व्यवहार है वो भारतीयों के लिए अहितकर था। अतः गांधी जी ने हुकूमत को समझाया और जब शासन ने गांधी जी की बात को नहीं माना तो गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की पद्धति को हुकूमत के समक्ष अपनाया। यहाँ हम देखते हैं कि हुकूमत ने ऐसा क्या किया था और गांधी जी हैं उन्होंने किन सत्याग्रहों को फिर हुकूमत के सामने अपना लिया था। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण बिहार में है। यहाँ चंपारण के जो कृषक हैं जिनकी जमीन थी उस पर हुकूमत ने ये कहा कि आप नील अफीम की खेती कीजिए। कृषकों ने अफीम की खेती की और हुकूमत ने उनको बदले में उसका परिणाम नहीं दिया। उन्हें अफीम की खेती करने के लिए कहा गया तो किसानों ने मना कर दिया कि हुकूमत के कहने पर हम किसी भी प्रकार की अफीम की खेती नहीं करेंगे। शासन ने किसानों पर दबाव देना शुरू कर दिया। अतः उस दबाव से मुक्त होने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। आखिर में हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और गांधी जी को प्रथम विजय इस चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हुकूमत के समक्ष मिल गई। इसके बाद में जो दूसरा मुद्दा है वो आता है अहमदाबाद सत्याग्रह का। अहमदाबाद मिल मजदूर हैं, वो मालिकों से बोनस के लिए मांग कर रहे थे। मालिक मजदूरों को बोनस देने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में मिल मालिक के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इसमें डिसीजन, और गांधी जी ने ये भी कहा था मजदूरों से कि आपको हड़ताल कर देनी चाहिए। मजदूरों ने हड़ताल की और उन मजदूरों के साथ में ही गांधी जी सत्याग्रह पर बैठे और अंततः डिसीजन हुआ कि मजदूरों को 35% बोनस देगा। गांधी जी को सत्याग्रह के माध्यम से दूसरी विजय ये मिली।
तीसरा जो मुद्दा था वो था खेड़ा सत्याग्रह का। ये भी किसानों से संबंधित था। हुकूमत खेड़ा के जो किसान हैं उनसे कह रहे थे कि आपको लगान देना है। उस समय कृषि का इतना उत्पादन हुआ नहीं था। आखिर में खेड़ा के जो किसान हैं उन्होंने शासन को कह दिया कि हम लगान देने में समर्थ नहीं है। हुकूमत ने उनके ऊपर दबाव डाला। आखिर में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और डिसीजन हुआ कि किसानों का लगान माफ किया जाता है। एकाएक 2 सालों में गांधी जी को 3 सत्याग्रहों में विजय प्राप्त हुई थी और अब गांधी जी हैं वो किसी परिचय के मोहताज भारत में नहीं रहे। अभी तो गांधी जी हैं, उनका परिचय संपूर्ण भारत में हो गया। यानी कि पहले तो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो गांधी जी के बारे में जानते थे। अब गांधी जी को भारत का आम जन है वो जानने लग गया था। यहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो 1919 के दौरान ही घटित होती हैं, जिन घटनाओं ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सहयोग करने का निर्णय लिया था और जब गांधी जी उनका सहयोग कर रहे थे उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो गई थी। अंततः गांधी जी हैं उन्होंने ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया, उसे वापस दे दिया और गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी से असहयोगी बन गए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। यहाँ हम जो मूवमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको 3 मूवमेंट अभी बताए थे, जिसमें अब अपना जो पहला मूवमेंट है उसकी हम शुरुआत करेंगे। वो मूवमेंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1 अगस्त 1920 से होता है और 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी की घटना तक ये मूवमेंट चलता है। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में हम देखेंगे। असहयोग आंदोलन के कारणों में सबसे जो पहला कारण है वो है आर्थिक स्थिति दयनीय। दूसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है रॉलेट एक्ट। तीसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा जो इसमें कारण आता है वो आता है हंटर कमेटी रिपोर्ट। और 5वीं वाली जो कारणों में बात आती है वो आती है खिलाफत का प्रश्न।
ठीक है। इन बिंदुओं के आधार पर हम असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे और यही ऐसे कारण थे जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश शासन का सहयोगी से असहयोगी बना दिया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और 1 अगस्त 1920 को ही गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था, उसका सबसे पहला जो कारण है वो बना था आर्थिक स्थिति दयनीय होना। भारत के द्वारा युद्ध में शामिल न होने, शासन से विरोध करने के बावजूद भी शासन के द्वारा भारत को युद्ध में सम्मिलित किया गया। गांधी जी ने नैतिकता का परिचय देते हुए शासन का सहयोग किया। 1919 में युद्ध की समाप्ति होती है और जैसे ही युद्ध की समाप्ति हुई तो एकाएक शासन ने जनता के ऊपर कर स्थापित कर दिए और वस्तुएं महंगी कर दी। जब जनता पर कर लगाई तो जनता उन करों के बोझ को सहन नहीं कर सकी और जो आम आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन्हें जनता खरीद कर उपभोग करने में असमर्थ होने लगी। शासन ने भारतीय कोष का दुरुपयोग किया था और अब शासन उस कोष में धन का संग्रह भारतीयों से करना चाहता था, जबकि पहले ही यह कह दिया गया था कि भारत इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता। लेकिन मना करने के बावजूद भी शासन ने ऐसा किया और फिर उस कोष की भरपाई जनता पर नए कर और वस्तुओं को महंगी करके और उस कोष का धन संग्रह करने का उन्होंने निर्णय लिया। इससे भारत में भारतीय जनता है उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय होने लगी। कहते हैं कि उस समय जो भारतीय हैं उनके पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे और प्रकाश करने के लिए लालटेनों में डालने के लिए तेल तक नसीब नहीं होता था। खाने के लिए उन्हें उनके सामने भुखमरी की नौबत थी, अकाल जैसी स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा था और विपरीत परिस्थितियों में कैसे लगान और कर दें, और जो उन्हें मिल रहा था वो वस्तुएं भी महंगी हो गई थी और जो आम जन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, उन्हें भी महंगी कर दी गई। तो ये जो असंतोष है जनता का, ये बहुत ज़्यादा फैल गया था और गांधी जी हैं वो इस चीज़ को देख रहे थे कि एक तो हमने शासन का सहयोग किया और शासन से हम ये अपेक्षा करते थे कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी आप भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद में स्वतंत्रता तो अलग की बात है, अपितु ब्रिटिश हुकूमत ने तो भारतीयों के ऊपर और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। इस वजह से गांधी जी हैं उन्होंने निर्णय लिया और गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी से असहयोगी बन गए। दूसरा जो रीजन आता है इसमें, कारण आता है, वो है रॉलेट एक्ट। 1915 में ही युद्ध के दौरान देशद्रोह अधिनियम पारित कर दिया था। 1917 में सर रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया था और 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बनाकर उसे भारतीयों के ऊपर लागू कर दिया गया। ये जो रॉलेट एक्ट था इसमें यह बनाया गया था कि भारतीय जन कहीं पर कोई सभा नहीं कर सकते,
कहीं पर शासन के सम्मुख प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकते, कहीं पे धरना नहीं दे सकते। और अगर ऐसा होगा तो शासन किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा करता है उसको गिरफ्तार करेगा और उसे जेल में डाल देगा। और कब तक उसे जेल में रखना है ये शासन के ऊपर ही निर्भर रहेगा। उस समय भारत के जाने माने बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक पर्सन मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने इस रॉलेट एक्ट के बारे में कहा था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून है। यानी कि एक बार अगर किसी भी व्यक्ति को इसके तहत गिरफ्तार कर लिया जाए तो ना तो उससे किसी प्रकार की दलील सुनी जाएगी, ना वो छूटने के लिए कहीं अपील कर सकता है, और ना अपनी पैरवी करने के लिए कोई वकील रख सकता है, और ना उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जो रॉलेट एक्ट है इसे हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा काले कानून की संज्ञा दी गई और रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू हुआ। इस रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप ही गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय को एक पत्र लिखा और उस पत्र में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि या तो रॉलेट एक्ट को समाप्त किया जाए, अगर रॉलेट एक्ट समाप्त नहीं होगा तो 30 मार्च तक का उनको समय दिया था कि आप ये निर्णय करें। अगर 30 मार्च तक ऐसा ये रॉलेट एक्ट आपने पुनः नहीं दिया तो हम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शासन ने ऐसा नहीं किया और 30 तारीख भारतीय नेताओं के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी उस दिन तो किसी कारणवश ये मूवमेंट शुरू नहीं हुआ, लेकिन 6 अप्रैल 1919 से इस एक्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया वो संपूर्ण भारत में होने लग गई। जैसे ही 6 अप्रैल को मूवमेंट शुरू हुआ वैसे ही 7 अप्रैल को एक दिन पश्चात 7 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। गांधी जी जैसे ही गिरफ्तार हुए तो जन आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया था और संपूर्ण भारत में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध आंदोलन ने और ज्यादा गति पकड़ ली थी। इसके परिणाम स्वरूप ही कहते हैं कि आंदोलन संपूर्ण भारत में तो हुआ लेकिन पंजाब में इसकी अधिक प्रतिक्रिया हुई थी। पंजाब में